हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की। मतलब हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की, जहां पर हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक्स दोनों की ही बातें करी। यानी द्रव जब स्थिर अवस्था में होगा तो क्या होने वाला है, द्रव जब गति कर रहा होगा तब क्या होगा, इन दोनों की बात करते करते अब आ चुके हैं हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। क्योंकि देखिए ना, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पे आती है भाई, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर के आता हूं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे कि आपको एक इनिशियल फेज की प्रैक्टिस मिल जाए और आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की समस्या जो है ये दूर हो जाए। तो क्या करेंगे इस सेशन में, करेंगे स्टोक के नियम और सीमांत वेग पर आधारित क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ हम रेनॉल्ड्स नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन को भी यहां पर करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो तैयार हो जाइए भाई, क्योंकि ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप IIT जेई नीट CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। फटाफट से कॉपी पेन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी पे चलने के लिए, जहां पर हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टोक के नियम की बात करते हैं। अगर हम स्टोक के नियम की बात करते हैं और सीमांत वेग की बात करते हैं, तो स्टोक का नियम क्या था भाई, तो 6 पाई ईटा RV। जहां पर अगर मैं बात करना शुरू करूं कि भैया ये जो श्यान बल था, इसके लिए डिस्कशन हो रहा था। एंड श्यान बल क्या था कि जब कभी भी कोई फ्लूइड बह रही होगी तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है, क्योंकि गति कभी भी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो उसमें पीछे की तरफ पे वहां पर फ्रिक्शन भी काम करेगा, घर्षण भी काम करेगा। वो है यहां पर हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम श्यान बल कहते हैं। ठीक है, कितना होता है, तो स्टोक ने हमें बताया कि ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईटा RV के, एंड जब इनको इक्वेट करते हैं तो 6 पाई ईटा RV के बराबर होता है। जहां पर मैं एक एक करके बात करूं तो ये ईटा क्या है भाई, तो ये है श्यानता गुणांक। ये कौन है, ये है श्यानता गुणांक, है ना। मतलब ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड R कौन है भैया, तो ये जो R है ये नली की त्रिज्या है जिससे फ्लूइड को बहानी। ये अल्टीमेटली देखिए द्रव को बहाऊंगा, है ना। लिक्विड की बात करेंगे हम इसके अंदर, कहते हैं फ्लूइड जरूर है लेकिन यहां पर हम मैक्सिममली लिक्विड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। और V कौन है भैया, तो ये आपको पता है ना, ये तरल का वेग है। ये हो जाता है हमारा श्यान बल के लिए। एंड जो सीमांत वेग है ना, जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है, तो v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर d माइनस रो g अपॉन में ईटा। यहां पर भी ये d और रो जो है ये दोनों क्या है भाई, ये घनत्व है। ठीक है ना, d जो है वो वस्तु का घनत्व आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको डुबा रहे हैं, है ना। और एक आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, तो एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा d एंड सिग्मा। ये दोनों किसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, ये दोनों ही घनत्व के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। मतलब हम किसी फ्लूइड में बहा रहे होंगे, या फिर मैं कहता हूं किसी फ्लूइड के अंदर किसी सॉलिड को जब हम डिप कर रहे होंगे, तब उन दोनों के घनत्व के लिए यूज करते हैं डी और सिग्मा को। बाकी सारी बातें अपने को क्लियर है कि भैया ये स्मॉल जी जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब हो गई यहीं पर बात हमारी खत्म। क्या कहना चाह रहा हूं, सीमांत वेग होता क्या है, तो हमने ये देखा था कि कभी किसी फ्लूइड के अंदर किसी सॉलिड को जब डिप करते हैं तो इनिशियली वो सॉलिड तो तेजी से गिरता है, बट एक स्थिति के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड सीमांत वेग। क्या है भाई, देखिए इसमें एक तरल भरा हुआ है, ठीक है, भर लेते हैं। इसमें क्या कर लें भाई, इसके अंदर में हम तरल भर लेते हैं। चलिए भैया, तो ये भरा तरल तो भग गया, निकल गया, तो अपन एक काम करते फिर से भर लेते हैं, इस बार जोर से भरते हैं। ये लो भैया, अपन ने इस बार जोर से भर दी इसके अंदर में तरल। ठीक, गायब भी कर देते इसको। अब बना लेते हैं इसके लिए कंटेनर। ठीक है, चलिए तो ले आते हैं इसके लिए भी ये कंटेनर, इसको पैक करते हैं। ये हो गया हमारा एक कंटेनर जिसके अंदर में ये तरल भरा हुआ है। ओके,
अब क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि इसके अंदर एक सॉलिड को डिप कर दीजिए। चलिए एक ठोस को ले आते हैं और इसके अंदर डुबाते हैं। तो जैसे ही हम ठोस को लेकर के आएंगे इसके अंदर डुबाने के लिए, ये ठोस एक लिमिट के बाद, मतलब कुछ दूरी तय करने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगे। ये नीचे गिर रहा है, लेकिन जैसे मान लीजिए यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी थोड़ा सा नीचे आने के बाद, है ना, यहां से थोड़ा सा नीचे आने के बाद, सपोज ये यहां आ चुका है, अब इसके बाद में इसकी जो वेलोसिटी है, नीचे गिरने की जो वेग है, वो सीमांत वेग कहलाएगी। कब? अगर इसकी वेलोसिटी अब इसके बाद क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, एक समान वेग से गिरना शुरू हो जाता है। और ये एक समान वेग कितना होता है? तो 2/g r² d माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। अगर इसमें से मैं अलग अलग कर दूं, जैसे d और सिग्मा, तो मैं इनको अलग अलग करके आपके लिए लिख देता हूं। क्या कर देता हूं भाई? तो मैं कह देता हूं इनके घनत्व की बात कर लीजिए, ठीक है ना, इनको अलग अलग ही लिख देता हूं मैं। d जो होता है ये किसके लिए मिलेगा भैया? तो जो भी वस्तु रहेगा, वस्तु का घनत्व। जो अभी यहां पर एक बॉल इसके अंदर में हम डिप कर रहे हैं, उस बॉल का घनत्व। और जो सिग्मा होती है ये क्या होता है भैया? तो ये होता है हमारा द्रव का घनत्व। ये क्या है? ये हमारे द्रव का घनत्व है। तो ये हो गई बात भाई, ठीक है। अब ये पूरी पिक्चर क्लियर होगी आपको, आई थिंक, ठीक। चलिए, तो क्या काम करें, अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को प्रारंभ। एक एक करके हम सवालों के हल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को पूछा जाएगा। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आगे भाई हमारी पहली क्वेश्चन, स्टोक के नियम और सीमांत वेग पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं। सो यही दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बड़ा मजा आएगा भाई। चलिए, दो कांच के गोले जिनकी त्रिज्या r और 2r है, एक द्रव जिसकी श्यानता गुणांक ईटा है, में छोड़े जाते। दोनों गोलों का सीमांत वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी हमने सीमांत वेग की क्या बात कही थी कि भैया एक द्रव है जिसके अंदर में इन गोलों को छोड़ते हैं, तो कुछ दूरी चलने के बाद उनका वेग कांस्टेंट हो जाता है, उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास दो कांच के गोले हैं, पहला गोला जो है उसकी त्रिज्या r है, दूसरा जो है 2r है, श्यानता गुणांक ईटा। तो कह रहे दोनों गोलों के सीमांत वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी क्या पढ़ा? v इक्वल्स टू 2/9, ये पढ़ा 2/9। ये देखिए 2/9 r² d माइनस रो जी, r² d माइनस रो d माइनस सिग्मा जी अपॉन में ईटा। यही देखा। अब मैं कहता हूं कि भैया एक r है और एक 2r है, तो इसको मैं लिखता हूं v1 कितना लिखेगा? 2/9, r की जगह r1², ठीक है, r की जगह में r1², या फिर एक और काम कर सकता हूं मैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि जो कांस्टेंट है उनको हटाते हैं। एक काम करिए, d जो है, ये कह रहे हैं दो कांच के गोले, कांच के ही बने हैं, मतलब d कैसा है भैया? d नियतांक। क्यों? क्योंकि दोनों कांच के बने हैं। सिग्मा भी नियतांक, क्यों? क्योंकि एक ही जल है, या क्या कहते हैं, द्रव है जिसकी श्यानता गुणांक ईटा है। तो ठीक है, जो भी द्रव रहा होगा उसकी श्यानता गुणांक ईटा है, तो ईटा भी कांस्टेंट, ठीक है, ईटा भी कांस्टेंट हो गया। जी होता ही कांस्टेंट है, ये बात आपको पता है। ये सब कुछ कांस्टेंट हो गए, तो आपको क्या दिख रहा है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² लिख लो तो क्या बुराई है, बताइए ना। ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² लिख लिया, कोई बुराई तो नहीं है। अगर नहीं है तो भैया हमारा काम हो गया ना। यहां से देखिए, v1 अपॉन में v2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन में r2, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। नाउ v1 अपॉन में v2, देखिए r1 जो रेडियस फर्स्ट दी है वो कितनी है? त्रिज्या r, तो इसको लिख देता हूं मैं r का स्क्वायर अपॉन में r2, मतलब ये कितना है? 2r है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2r का स्क्वायर। नाउ v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू r² अपॉन में 4r²। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/4, मतलब v1 रेशियो v2 कितना आएगा? 1/4। मिल गया ना आंसर। अच्छा, मैं जो यहां पर कर रहा था उसको मैंने हटा दिया, उसमें कुछ नहीं करता मैं, ये यहां पे r1 लिखता, फिर एक और लिखता, दोनों को कैंसिल करता, ये जितने नियतांक है ये सब एक दूसरे से कट जाते।
तो सेम काम होता है, ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, थोड़ा फ्रेश दिखता है और कुछ नहीं, उसमें लंबे लंबे 2 बार एक्सप्रेशन लिख करके कैंसिल करना होता है। अल्टीमेटली ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना कि ये सब कुछ कैसे कांस्टेंट है, अगर नियतांक है तो हटा दिया। और रिलेशनशिप वेलोसिटी और रेडियस के बीच में मुझे मिल चुका है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल। तो यहां पे जो गोला है उसकी त्रिज्या के समानुपाती है इसका जो वेग है, तो वेग समानुपाती त्रिज्या कर दिया, त्रिज्या का स्क्वायर है बेसिकली हमने रखा, हमें मिल गया 1/4। आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कह रहे दोनों गोलों के सीमांत वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये लीजिए हमने ज्ञात कर दी। चलिए आगे बढ़ा लिया था भैया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 mm त्रिज्या वाली तांबे की एक गेंद 20 डिग्री सेल्सियस पर 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के सीमांत वेग से तेल के टैंक में गिर रही है। सीमांत वेग दे दिया, वेलोसिटी यहां पर दे दी गई है, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है बट स्टिल 20 डिग्री पर तेल की श्यानता का परिकलन कीजिए। एक बात समझिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे गिर रही थी, अभी भी 20 डिग्री की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो घनत्व में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर तेल की श्यानता का परिकलन कीजिए, तेल का घनत्व है वो भी गिवन है और ये स्टैंडर्ड में गिवन है, तांबे का घनत्व भी गिवन है, तो भैया हमसे मांगा जा रहा है ईटा की वैल्यू आप बता दीजिए यहां पर। ठीक है ना, श्यानता गुणांक मतलब ईटा की वैल्यू। तो दिया क्या क्या है भैया, तो हमें त्रिज्या दिया गया है, देखिए रेडियस स्मॉल r से डिनोट कर रहे थे, तो हमने लिखा कि दिया गया है स्मॉल r 2 mm। अब 2 mm को अगर कंसिडर करूं तो 2 टू द पावर -3 मीटर ये हमें गिवन है। ठीक है, अब कह रहे तांबे की एक गेंद, ठीक है चलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर सीमांत वेग मतलब v गिवन है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे 6.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तेल के टैंक में गिर रहा है, 20 डिग्री पर है, मतलब टेम्परेचर वेरिएट होगा तो आपको पता है ना, डेंसिटी चेंज हो जाती है, घनत्व बदल जाता है। तो 20 डिग्री पर ही है, मतलब उसका घनत्व नहीं बदलने वाला। तेल का घनत्व यहां पर दिया गया है, मतलब डेंसिटी किसकी दी गई, तेल का घनत्व का मतलब क्या, तो आपको सिग्मा दिया गया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। एंड आपको तांबे का घनत्व मतलब डी, कैपिटल स्मॉल डी जो दिया गया वो है 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हमसे मांग कह रहे हैं, तो कह रहे भैया ईटा बता दो। क्या बताने की बात करें, ईटा। और हम लोगों ने अभी देखा था फॉर्मूला, इधर कर देता हूं, v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा अपॉन में ईटा, और इधर में चलेगा क्या g, यही था। देखिए 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा g अपॉन में ईटा, तो 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा g अपॉन में ईटा। मुझे कौन चाहिए भाई, ईटा। ईटा को इधर लीजिए, v नीचे आ जाएगा, ईटा इधर आ गया, 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा टाइम्स ऑफ g अपॉन में v। नाउ कम टू द वैल्यूज। r की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको रखूं मैं पहले तो 2/9। r की जगह अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, d माइनस सिग्मा, d का मतलब कितना भैया, तो 8.9 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8, जी की वैल्यू कितनी, इंटू 9.8 अपॉन में एक चल रहा है भैया कौन, v, तो v की वैल्यू यहां पर वेलोसिटी गिवन है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -2। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये 2 इंटू ये 2 2 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये स्क्वायरिंग था ना। अब यहां पे देखिए 8.9 में से 1.5 जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये 5 में से 9 में से 5 जाएगा, 4 आया, ठीक है ना, कितना हो गया, ये 4 आ गया, डेसिमल एज इट इज अपनी जगह पर, 8 में से 1 जाएगा, ये 7 मिला, तो 7.4 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, ठीक है, यही गिवन है, बिल्कुल सही।
इंटू 9.8। अब जब सब कुछ ऐसा ही चल रहा है तो इसको 9.8 ही लेता हूं, कायदे से 10 भी ले सकता था बट ठीक है 9.8 ले लिया। चलिए नीचे कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है मुझे 6.5 इंटू 10⁻²। अभी जो सॉल्व हो रहा है उनको सॉल्व करते हैं। 2 से अगर इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, मत करो, नहीं करते हैं, चलिए छोड़िए, हम एक साथ पहले इनको मल्टीप्लाई करके अलग से रख लेते हैं, फिर देखा जाएगा। 4 दूनी 8 गुणे 7.4 इंटू 9.8 अपॉन में 6.5 इंटू 10⁻⁻6 और +3, -6 + 3 कितना होगा भाई, तो -3 अपॉन में ये 10⁻⁻2 था, ऊपर जाकर के 10⁻+2 बन जाएगा। ये वाले डेसिमल से इस वाले डेसिमल को उड़ा दीजिए। अभी ये कितना बन गया, 8 गुणे 74 गुणे 9 इसको भी नीचे ले आ देता हूं, एक 10, ठीक है ना, क्या कर दिया, एक 10 ले आ देता हूं नीचे, तो ये मिला अपॉन में 65 इंटू ये 10 की पावर 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1, एक नीचे और है तो 10⁻²। ये क्या बना भैया, ये बना आपकी ईटा की वैल्यू। अब इसको अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज ले आ सकते हैं, तो आफ्टर द कैलकुलेशन ये मुझे मिल जाएगा 0.99, कितना, 0.99 केजी सेकेंड, है ना, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, केजी सेकेंड पर मीटर, सॉरी ये तो पॉइज है ना, तो ठीक है पॉइज ही लिख लेता हूं, ठीक है, ये निकल गई हमारी ईटा की वैल्यू। यहां तक की बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला जो सवाल है वो है थर्ड क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की हवा में गिरती तेल की बूंद का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिज्या दे दी है, हवा में गिर रही है तेल की बूंद, तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो भैया वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगा। तो मैं कहता हूं कि रेडियस जो है (10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। अगर इसको मीटर में लिखूं तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाए, ठीक है ना। ओके, अब कहते हैं कि तेल का घनत्व जो है वो गिवन है ना, मतलब तेल का घनत्व हमारे पास में गिवन है, मतलब सिग्मा की वैल्यू 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। अभी हवा की श्यानता की हम बात कर लेते हैं, तो हवा की जो श्यानता है ईटा, ये 1.8 इंटू 10⁻⁻4, ये भी हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। हवा के उत्प्रेक्ष को नगण्य माने, ठीक है, मतलब एयर को कितना मान करके चलना भैया, उसको नगण्य। तो एक काम करते हैं, एयर में गिरना इसको डी बोल देते हैं, और ये जो होगा ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कितना, 0, नगण्य। तो फॉर्मूला तो सेम है ना, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2/9 r², ठीक है, d माइनस सिग्मा टाइम्स ऑफ g अपॉन में ईटा। अब 2 अपॉन में 9, अब इन सब की वैल्यूज को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, बस इतनी सी ही कहानी है यहां पर। ठीक है, इनके वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा हमें, जो सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट किया, अब ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, कौन भाई, डी। अगर इसको ना चेंज करें तो क्या बदलेगा, नहीं करते, छोड़िए इसको भी सेंटीमीटर में लेते हो, सभी यूनिट सेम हो गई ना, है ना, सबको स्टैंडर्ड में लाता, मेरे यहां पर सारी वैल्यू सेम हो गई। इधर में जो आंसर आएगा वेलोसिटी की वो सेंटीमीटर पर सेकेंड कह दूंगा। चलिए ठीक है, r² की बात कीजिए तो यहां पर 10⁻⁻4 का स्क्वायर कहेंगे, बिल्कुल ठीक। d की अगर मैं बात करूं तो ये 9 गिवन है, और इसकी वैल्यू तो दी ही नहीं है,
ये कितनी है 0, नगण्य माननी है ना, तो इसकी कितनी कह दी मैंने 0 कह दी। जी की वैल्यू यहां पर कुछ कह रहे हैं क्या, नहीं कह रहे, तो इसको 9.8 ले लेता हूं, ठीक है, अपॉन में ईटा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये कितना होगा 2 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9.8 अपॉन में 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये 10 टू द पावर माइनस 4 से एक 10 टू द पावर माइनस 4 वाला टर्म तो गया, काट दो, ये एक तो गया, खत्म हो गई बात। ये डेसिमल से एक डेसिमल भी उड़ा दी हमने, क्या बचा भाई, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू बचा 2 अपॉन में 9 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 9 अपॉन में 18, यही बचा है। तो ये 9 से 9 भी काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 9 18, है ना। और कुछ दिख रहा है क्या, मेरे हिसाब से तो हाँ दिख रहा है भाई, एक 9.8 भी तो है, तो 9.8 अब 98 बचा है, ठीक है, 9.8 कितना बचा 98। अब इसको काट देते हैं ना, 9 से एक बार में चला गया, है ना, ऊपर से उतरा 8, बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया भैया 0, फिर लगाना पड़ेगा डेसिमल, डेसिमल लगाए तो भैया ये हो गया 80, तो 8 बार में, ठीक है ना, फिर 80 8 बार में, तो ये हो गया वेलोसिटी कितना 10.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया अधिकतम वेलोसिटी 10.88 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने थर्ड की भी बात कर ली, हम लोगों ने इसके अधिकतम वेग की बात कर ली, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना चल करके जाएगा। क्लियर होगी बात, बढ़े अपन अगले सवाल पे फिर, चलिए आते अगले सवाल पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि धातु का एक गोला जिसकी त्रिज्या 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर है और उसका घनत्व जो है वो 10 टू द पावर 4 kg पर क्यूबिक मीटर है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में h दूरी तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के पश्चात पानी की टंकी में प्रवेश करता है। मतलब पहले तो वो h हाइट तक फ्री स्पेस में गिर रहा है, अब इसके बाद क्या हो रहा है भाई, तो वो पानी की टंकी में गिर गया, ठीक है। यदि पानी में प्रवेश करने के उपरांत इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पहले ही वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर चुका है, ऐसा मान लें, तो h का मान ज्ञान कीजिए, पानी की श्यानता गुणांक यहां पर जो है वो हमें गिवन है। तो चलिए लिखते हम जरा क्या क्या गिवन है, ठीक है। यहां पर जो गिवन डेटा है उसकी हम बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास में दिया गया है कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर की क्या है त्रिज्या, तो रेडियस हो गई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर। अच्छा, इसके बाद क्या गिवन है भाई, तो इसके बाद में हमें है घनत्व किसका, धातु का, तो मतलब हमारे पास में d गिवन है कितना 10 टू द पावर 4 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में h दूरी तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने पर टंकी में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के उपरांत इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो h के मान को ज्ञात कीजिए। श्यानता गुणांक मतलब ईटा हमारे पास में है 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू गिवन है, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, तो अब हमें ज्ञात करना है हमारे v की वेलोसिटी, मतलब v ज्ञात करना है। v कितना होता है, तो 2 अपॉन में 9 आर स्क्वायर डी माइनस सिग्मा टाइम्स ऑफ g अपॉन में ईटा, ठीक है। अब सवाल यह है कि ये h निकालने के हमसे बात कर रहे थे कि कितनी हाइट पे, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के पश्चात पानी में प्रवेश कर गया, तो हमसे पूछे ये हाइट कितना है, मतलब कितनी हाइट से ये गिर रहा है। तो मैं कहता हूं कि देखिए ना, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि स्वतंत्र रूप से, देखिए स्वतंत्र, टोरिसिली से ये मिला था हमें, स्वतंत्र, यही है ना भाई, हाँ, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का वेग v इक्वल्स टू कहा था हम लोगों ने अंडर रूट ऑफ 2gh होता है,
कितना होता है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये कितना मिल जाएगा भाई, अगर मैं h चाहता हूं तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। चलेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे आप, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये 2gh हो जाएगा, ये 2g नीचे आ जाएगा भैया, h इक्वल्स टू कितना v स्क्वायर अपॉन में 2g। इतनी हाइट से चलेगा। अब g की तो वैल्यू है, v मैं यहां से निकाल करके रख देता हूं, हो गई ना बात खत्म। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब v नहीं पता तो v तो निकालना पड़ेगा। अब v निकालने के लिए हम यहां पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी हम जरूर काम कर लेते हैं, उसके लिए हम जरूर मेहनत कर लेते हैं। क्या क्या मेहनत है भाई, तो यहां पर हमारे पास में जो मेहनत है वो ये है कि सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज फटाफट से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये हमें d गिवन है और हमें सिग्मा नहीं गिवन है, तो सिग्मा कितना होता है भैया वायु के लिए, तो 10 टू द पावर 3 मान लेता हूं मैं। अगर जैसे पानी में बात करते तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, इसका घनत्व kg पर क्यूबिक मीटर, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। अब पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप कीजिए, v इक्वल्स टू 2 अपॉन में 9 इंटू r स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। अब 1 इंटू ना लिख रहा हूं, है ना, 1 इंटू करने का कोई मतलब है नहीं, तो मैं नहीं लिख रहा, चलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, d माइनस सिग्मा, तो d की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 10 टू द पावर 4। ध्यान रखिएगा भैया, ये 10 टू द पावर -4 और इधर 10 टू द पावर +4, ये 10 टू द पावर +4 है, ये d जो घनत्व है, और -10 टू द पावर 3 इंटू 9.8 अपॉन ईटा की वैल्यू गिवन है 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6। अब मजेदार कहानी देखिए, कैलकुलेशन बड़े प्यारे होते हैं भैया। ये 10 टू द पावर -8 हो गया, है ना। अब 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 3 माइनस हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सा अगर ढंग से लिखूं मैं, ये ऐसी को, तो मैं देखता हूं, देखिए 10 की पावर 4, इसको अगर 10 की पावर 3 में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूं, मंजूर है। इससे फायदा तो देखिए ना हो रहा है ना, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 3 इंटू 9.8। अच्छा, जिसको ऐसा नहीं समझ आता कुछ नहीं, छोटा ही तो नंबर है, 0 रख करके देख लो, आप समझ जाओगे, है ना। वो 10,000 है, वो 1,000 है, तो क्या कितना बचना चाहिए, तो भैया 9,000 बचना चाहिए। देखिए बचाएंगे, ये नीचे भी आ रहा है भैया वही 9.8 इंटू 10 टू द पावर -6। तो चलिए काटापिटी खेलते हैं, ये 9.8 से 9.8 कैंसिल, 10 टू द पावर -6 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 2 अपॉन में 9, ये 10 टू द पावर -6 को ऊपर लाइए, 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर +6, और ये 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 बचेगा। ये 9 से ये 9 उड़ा दीजिए, ये कितना बचा भैया, तो ये बचा 2 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए 6 और 3 9, और यहां पर कितना दिख रहा है भैया 10 की पावर -8, तो 9 और 8 -8, और ये 10 की पावर 9, कितना 2 गुणे 10 मतलब कितना भैया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सवाल आते हैं, देखिए ना, कट पिट करके कितना प्यारा हो गया, देखने में लग रहा था अरे पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चंस में भैया क्या क्या वैल्यूज आएंगी, सब कट पिट जाते हैं। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं भैया, है ना, स्कूल एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन पोर्शन पे इतना मेहनत नहीं करनी रहती, हम बस छोड़ के आ जाते हैं, वो गड़बड़ सी बात है भाई। अब नहीं छोड़ना, अब क्या करोगे आप, आपको v की वैल्यू 20 मिल गई है। अब मुझसे तो h मांगा गया था, तो h इक्वल्स टू भैया v स्क्वायर अपॉन में 2g। अब v स्क्वायर मतलब कितना, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 2g, 2 इंटू 9.8। इसको तो काट देता हूं मैं 10 बार में, इस डेसिमल को भी उड़ा दूंगा तो एक 10 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 20/98, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं 2000/98, है ना। अब 98 से अगर इसको कैंसिल करो तो आपको क्या मिलेगा, 98 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार में तो जाना ही चाहिए भैया, 196 हो जाएगा 2 बार में, तो 196 यानी 4 बचा भैया, 200 को कटा रहे थे, 4 बचा, 40 हुआ, 40 तो अब जाएगा नहीं, तो क्या करें, 0 लगा देते हैं, फिर दशमलव लगा देते हैं, 400 हो गया।
तो 98 से 4 बार में 400 तो चला जाएगा, तो 20.4 खत्म। h इक्वल्स टू कितना, 20.41 मीटर। एक इसलिए लगा, इसके बाद करीब करीब एक बार में ही जा पाएगा, है ना, तो मैंने लगा दिया भैया एक, ठीक है, 20.41 मीटर, 20.4 लिख दीजिए। इसके बाद जो अगला आएगा वो 4 हो जाएगा, खत्म। क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा हुआ है, और यही हमको दिलाने वाले हैं भैया आगे की तरफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैं हर बार आपसे यही कहता हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, और वो आता कैसे? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करें कैसे? तो पहले दिन उठा करके अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो पता लगेगा हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है, और हर नए क्वेश्चन के लिए, है ना, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सोचना है। अब उतनी सारी चीजें हमें एक बार में तो बननी नहीं है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट पहले ही दिन से नहीं होता भाई, प्रैक्टिस कर करके वो परफेक्ट बनता है ना। तो अगर प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट बनना है तो सबसे पहला ही हम प्रोसेस क्या लेते हैं कि टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस करें। मतलब एक टॉपिक, यानी हाँ ठीक है भैया ये टॉपिक हो गया, पूरा पैक कर चुके हैं हम, अगला टॉपिक उसको भी फिर से पैक करेंगे। ऐसा करके टॉपिक वाइज जब हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तब हम आएंगे किसके ऊपर? हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर, तब हम आएंगे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, तब हम आएंगे दुनिया भर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए, हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए, उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर, और वो सब बनेंगे फिर। इज इट? अब यहां पे हमें टॉपिक तो क्लियर हो रहा है ना, अगले सवाल पे बढ़ा जाए, है ना, बढ़ते हैं और अगले सवाल पे। एक छुटकू सा और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला सवाल है कि पानी की दो समान बूंदें, एक 5 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से वायु में नीचे गिर रही, ये बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा बूंद बना लें, तो नवीन सीमांत वेग क्या होगा? ये बात समझ में आता है ना? ये क्यों होता है कि दो छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेती है? ये अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर को 3 टुकड़ों में पढ़ा, एक हाइड्रोस्टैटिक, एक हाइड्रोडायनामिक पार्ट 1, एक अगला पार्ट 2 जो पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक का, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सरफेस टेंशन काम करता है, किस तरीके से कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस काम करते हैं, मतलब असंजक बल और ससंजक बल कैसे काम करते हैं। तो एक पॉइंट समझिए, पानी की एक बूंद और पानी की दूसरी बूंद जब दोनों मिलती हैं तो एक नई बूंद बनाती है, और नई बूंद बड़ी होती है त्रिज्या में। तो भाई पानी और पानी के बीच में जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं ससंजक बल। मतलब दो सिमिलर टाइप की चीजों में लगने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ससंजक बल, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। एंड एडिसिव क्या होता है भाई? तो एडिसिव वो होता है जो कि दो अलग अलग लेयर्स के बीच में फोर्सेस लगते हैं। आपको एक नाम भी बता रहा हूं ना, ये जो चिपकाने के लिए कोई सी भी चीज आती है उसको एडिसिव क्यों कहते हैं? अल्टीमेटली एडिसिव फोर्स लगाता है, दो अलग अलग लोगों के बीच में खुद आ जाता है और इसको पकड़ के चिपका देता है। आपको क्या लगता है फेविक्विक कैसे चिपकाता होगा किसी चीज को? तो पता है आपका ये वाला एक टुकड़ा और दूसरा वाला ये टुकड़ा, अब ये टूट तो गए, अब नए बंध इसमें बनेंगे ही नहीं ना। तो क्या किया हमने, कहा भैया लाओ फेविक्विक, ले आकर के हमने फेविक्विक भर दिया। अब फेविक्विक का काम देखिए, ये देखिए फेविक्विक इसमें भर दिया। अब ना फेविक्विक का इससे भी बंद बनाया और इससे भी बंद बनाया। अब ये तो इसमें ससंजक बल है भैया, फेविक्विक तो एक ही मटेरियल है। अब मैं अकेला इधर से भी किसी को, इधर से भी किसी को खींच करके रखा है, तो ऑब्वियसली मैंने किससे कर दिया भाई, इन दोनों को कनेक्ट करके रख दिया ना। अब ये कनेक्शंस क्या करेगा? तो इसको और इसको दोनों को बाइंड करके रखा है। एंड बाइंडिंग एलिमेंट कौन? हम। तो हम क्या करें, हम असंजक फोर्स लगा रहे हैं, हम एडिसिव फोर्स लगा रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी बल लगाया, हमने इसके ऊपर भी बल लगा, और ये दोनों अलग अलग थे, मेरे नेचर के नहीं थे। फेविक्विक की एक बूंद और फेविक्विक की एक दूसरी बूंद मिलेगी तो वो एडिसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स हो गया, वो ससंजक बल हो गया। लेकिन फेविक्विक ने एक इधर के टुकड़े पे और एक इधर के टुकड़े पे बल लगाया तो वो एडिसिव फोर्स हो गया भैया। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये जो है दो बूंदे एक साथ मिल रही हैं और एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो दो बूंदे एक साथ मिलकर के बड़ी बूंद जब बनाएंगी, है ना, तो नवीन सीमांत वेग की बात कर रहे हैं, यानी हमसे एक रिलेशनशिप बना लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। क्या भाई? तो मैं कहता हूं कि भैया इन दोनों के आयतन में क्या अंतर पड़ रहा होगा, है ना। तो पहले आयतन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इन दोनों के आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये बना किससे है? तो मैं कहता हूं दो छोटे छोटे से, मतलब 2 × 4/3 पाई आर स्मॉल बनाता हूं,
पाई आर क्यूब से, इससे मिलकर के बना। कह रहे हैं दो समान बूंदे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से। तो पहले तो इन रेडियस में तो रिलेशनशिप निकाल लूं। रेडियस में क्या रिलेशनशिप निकला भैया, तो ये मुझे देखने को मिल रहा है, ये तो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कांस्टेंट टर्म्स तो कैंसिल हो जाते हैं। ये आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2r क्यूब। अगर मैं r निकालता हूं तो 2 की पावर कैसे लगा दूं, थर्ड रूट, मतलब 2 के ऊपर 1/3, और r क्यूब के ऊपर 1/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब r कितना बचेगा भैया, 2 की पावर 1/3r, ये बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन बताइए, तो आपको क्या मिल रहा है, कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। मतलब जो नया वाला त्रिज्या होगा वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पुराने वाले त्रिज्या के, ठीक है ना। नया वाला त्रिज्या पुराने वाले त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में कह रहे हैं ना कि नवीन का जो सीमांत वेग होगा उसकी बात करना चाह रहे हैं, तो इनकी सीमांत वेग कैसा होगा भाई, तो मैं कहता हूं कि बड़ी बूंद का सीमांत वेग, देखिए ना इन दोनों के बीच में यही रिलेशन होगा ना, बड़ी बूंद का सीमांत वेग बटा में जो छोटी छोटी बूंदें थी, छोटी बूंद का सीमांत वेग, इन दोनों का सीमांत वेग। तो निकाला क्या हम लोगों ने, तो हम लोगों ने निकाला कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r, मतलब r² अपॉन में r², है ना। क्योंकि ये दोनों रेडियस की हम बात करेंगे, लेकिन सीमांत वेग जो वेलोसिटी होती है ये तो हमने ये देखिए सीमांत वेग तो ये होता है, क्या होता है भैया, सीमांत वेग की अगर आप बात करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनल बनाया, जो पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया, v इक्वल्स टू 2/9 r² d माइनस सिग्मा g अपॉन में ईटा। हमने क्या कहा था भाई कि जो कांस्टेंट है उनको हटाइए। क्या क्या कांस्टेंट है, ये 2/9 कांस्टेंट है ना, 2/9 डी सिग्मा जी ईटा, ये सब नियतांक है, ये सब कांस्टेंट है, ये कुछ भी नहीं बदलने वाले, है ना। तो अगर ये लोग नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे भैया, 2/9 की वैल्यू बदल दोगे क्या, बोलोगे नहीं। डी और सिग्मा, अब वायु में ही गिर रहे हैं तो सिग्मा की वैल्यू नहीं बदलेगी, वायु का जो कह सकते हैं क्या भाई घनत्व, वो चेंज नहीं होगा। डी की बात करूंगा तो ये डी क्या है, तो ये है घनत्व हमारे जल की बूंद की, तो वो भी नहीं बदलने वाली। जी तो कांस्टेंट होता है, ये ईटा जो है वो श्यानता गुणांक है, वो कांस्टेंट ही है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ये हमने पहले सवाल में भी, आई थिंक पहले या दूसरे सवाल में भी इस्तेमाल किया था, तो फिर से वही लिख रहा हूं, बड़ी बूंद का सीमांत वेग r², छोटी बूंद का सीमांत वेग वो भी है स्मॉल r²। तो मैं अगर इसको लिखूं बड़ी बूंद का, भैया नए वाले की बात कर रहे हैं, तो बड़ी बूंद का सीमांत वेग बराबर हो जाएगा r² अपॉन में r² इनटू छोटी बूंद का सीमांत वेग। अब देखिए, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो क्या मिलेगा भाई, तो ये हो जाएगा मेरा r² अपॉन में r² इनटू छोटी वेग का सीमांत वेग देख लेते हैं, है ना। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड के सीमांत वेग से गिर रही है, तो छोटी बूंद का सीमांत वेग कितना है भैया, 5, तो ये मुझे मिल जाएगा। अच्छा, ये r² अपॉन r², तो ये दोनों r एक दूसरे कैसे दिख रहे थे, प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया भाई, ये देखिए इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको अगर इस्तेमाल करूं तो मैं लिख देता हूं 2 टू द पावर 1 अपॉन में 3r अपॉन में, अच्छा एक सेकेंड, ये देखिए r² की जगह पर रखता हूं 2 टू द पावर 1/3 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन में r का स्क्वायर। ये r² कैंसिल, क्योंकि ये कैपिटल R का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो कैपिटल R की जगह पे ये वाली वैल्यू रख रहा हूं। अब रख दो भैया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 2/3 इंटू 5, मतलब थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू 5, ठीक है। अगर इसके थर्ड रूट को निकाल भी लेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन हमारा 7.8
7.94 कितना 7.94 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया 7.94 मीटर प्रति सेकंड। मतलब सीमांत वेग का जो मान होगा अगर बूंद बड़ी हो जाएगी तो बढ़ जाएगा। पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से नॉर्मली चल रहा था, अब वो 7.94 मीटर पर सेकंड से चलने शुरू हो गया, यानी बूंद बड़ी हुई तो उसका सीमांत वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक मैं आई होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इट्स ओके, फाइन। बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 6वां सवाल कि वायु का एक बुलबुला जिसका व्यास 0.8 mm है, एक ऐसे द्रव में जिसकी आपेक्षिक घनत्व 0.9 तथा शांता गुणांक 0.15 न्यूटन सेकेंड प्रति स्क्वायर मीटर है, ऊपर उठता है। बुलबुले का सीमांत वेग, भैया सीमांत वेग के लिए जरूरी नहीं है ना कि वो नीचे ही गिरे। अब एक बुलबुला ऊपर उठ रहा है तो थोड़ी देर बाद तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, तो उस बुलबुले का हमें बताना है क्या कि सीमांत वेग कितना होगा। तो वायु का बुलबुला जिसका व्यास गिवन है, व्यास गिवन है भैया, मतलब डायमीटर गिवन है कितना 0.8 mm। मैं कहता हूं कि इसको रेडियस में बदल लो 0.4 mm। स्टैंडर्ड में दिया है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। लो हो गई बात रेडियस की। अच्छा, जिसका आपेक्षिक घनत्व है ना 0.9 तथा श्यानता गुणांक, ये डायमीटर था तो इसको व्यास लिखता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग तब से भैया घनत्व के लिए भी डी यूज करें है ना। तो ये व्यास है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व जो है वो 0.9 गिवन है, ठीक है। आपेक्षिक अपेक्षिक घनत्व क्या मतलब हुआ भाई, रिलेटिव डेंसिटी है ये, इसकी यूनिट नहीं होगी है ना। शांता गुणांक ईटा गिवन है 0.15 न्यूटन सेकेंड प्रति स्क्वायर मीटर। अब बुलबुला जो है ना ऊपर की तरफ उठ रहा है तो सीमांत वेग मतलब वेलोसिटी की विवेचना करनी है, वेलोसिटी यहां पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहां पर क्या गिवन है भैया, हमें आपेक्षिक घनत्व गिवन है। अभी तक में हम लोगों ने जो घनत्व की बात करी वो क्या करी, तो हम लोगों ने डी माइनस सिग्मा की बात करी। तो एक काम करते हैं, हम इसके लिए आपेक्षिक घनत्व लिखते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं। तो भाई आपेक्षिक घनत्व कितना बन जाएगा, ये हमें आपेक्षिक घनत्व दिया है, मैं यहीं से घनत्व की बात कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। और इसको मैं किसके कंसीडर करूं, तो ये हमारा जो गिवन है वो द्रव का दिया हुआ है, मतलब हमारे पास में सिग्मा है 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से मैं वायु के लिए, भाई दूसरा का है एयर में ही गिरना है भैया, ये जो बुलबुला है वो एयर का बुलबुला है जो नीचे लिक्विड में ऊपर जाएगा, तो जो ठोस ले रहे थे उसकी जगह वायु का बुलबुला है। तो डी जो घनत्व होगा, मैं नीचे लिख देता हूं वायु का घनत्व, क्योंकि वायु का ही बुलबुला होगा ना वो। तो डी की बात करें तो 1 ले लेते हैं, कितना होगा भैया, ये 1 ले लेता हूं मैं, 1 kg पर क्यूबिक मीटर है ना, 1 kg पर क्यूबिक मीटर ले लेते हैं हम। अब मेरे पास में v निकालने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल गई, तो चलिए v निकाला जाए। तो भैया सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2/9 r स्क्वायर d माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में ईटा। अब जब इतनी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है तो जी की वैल्यू भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेते हैं, चलेगा ये भी। तो रखिए ना, चलिए v की बात करी जाए, 2/9 एज इट इज r स्क्वायर, तो r की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻³ तो 0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू d मतलब 1 और सिग्मा का मतलब है कितना भैया 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू जी, ठीक है, 9.8 अपॉन में ईटा 0.15, ठीक है,
कितना मिला 0.15। अच्छा अब ये 2/9 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो चचू के 16 है ना, तो 0.16 इंटू 10 की पावर -6, और ये कितना बनेगा भाई, तो यहां पर इसको 1 - 900 करना पड़ेगा मुझे, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। 0.9 इंटू 10⁻³ लिख रहे हैं, तो भैया यहां पर कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं बचेगा, ठीक है ना, यही करना पड़ेगा क्योंकि 1 में से उसको माइनस भी करना है, इंटू 9.8 अपॉन में 0.15। अब ये 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, ये तो खत्म ही कर दीजिए। 2/9 इंटू 16 इंटू 9.8 अपॉन 15 इंटू ये 1 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 899। ये कितना हो गया 899 गुणे 10 की पावर -6। मतलब फाइनली अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 209 गुणे 10 की पावर -5। वो भी कैसी, तो ये माइनस की v जो है माइनस की 209 गुणे 10 की पावर -5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि 1 - 900 बन रहा है, इस वजह से। ये नेगेटिव क्या बता रहा है भाई, तो ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वेग की दिशा ऊपर की ओर है, यह सिंपली विपरीत है, ऐसा लिखा होता है। तो अभी से बात है भैया, पानी का जो बुलबुला होगा वो ऊपर ही तो उठेगा ना, तो वेलोसिटी जो देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव देखने को मिलेगी। चलेगा यहां तक में, आई होप कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक यहीं तक हम स्टोक के नियम और सीमांत वेग पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। अगला जो है वहां पे कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, और फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या था भाई, तो एक्सपेरिमेंटली ये कहना कैलकुलेट करके हमने कुछ वैल्यूज निकाली जिसको हमने रेनॉल्ड्स नंबर कहा, जिसके बेसिस पर ये बता पाते हैं कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर किसी भी फ्लूइड के लिए ज्ञात होगा तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि ये कितना तक टर्बुलेंट फ्लो को दर्शाएगा और कितने के बाद ये जो होगा वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब कितने से पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा और कितने के बाद टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। मतलब इसका जो वेग होगा है ना, स्ट्रीमलाइन कब चलेगा भाई, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 10,000 से कम होता है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होती है, और अगर वही रेनॉल्ड्स नंबर 20,000 से ज्यादा हो जाएगी तो वो हो जाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं जरा इनके लिए क्या। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है PVD अपॉन में ईटा, और यहां पर V इक्वल्स टू RE, अगर इसी V को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा RE ईटा अपॉन में PD। ठीक है, तो इन दोनों पर हमें अब सवाल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर में बहुत कुछ हमारे कहने समझने के लिए नहीं है। तो देखिए ना, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इन सबको लिख देता हूं। ये क्या क्या है भाई, तो ये है हमारा रो क्या कहता है भैया, तो ये हमारा क्या मिलने वाला होगा रो, तो ये घनत्व है। ठीक है ना, क्या मिलेगा, ये रो हमारा, ये हमारा रो जो मिलेगा वो घनत्व है। V जो होने वाला है वो वेग है, D जो होने वाला है ये हमारा नली के लिए डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, नली का व्यास है, और RE तो रेनॉल्ड्स नंबर है ही। ठीक है, और कुछ बचा तो भैया ईटा बचा, इसको क्या कहेंगे, तो ये है श्यानता गुणांक। कौन है, श्यानता गुणांक। चलेगा, फाइन। अब हम इसके लिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन से मिलेगा। अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि भैया अगर हमने एक वेलोसिटी दे दी है और ये सारी वैल्यूज दे दी है, तो आप ये बताओ कि टर्बुलेंट फ्लो है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, वो धारा रेखीय प्रवाह है या फिर वो विक्षुब्ध प्रवाह है, आपको यहां से बतानी होती है। तो आइए ना एक एक करके हम जरा देखते हैं। पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन कि एक नली का व्यास 2 सेंटीमीटर है, उसमें धारा रेखीय प्रवाह के लिए पानी का अधिकतम औसत चाल क्या होगी, किस वेलोसिटी से उसको प्रवाहित करेंगे। पानी का श्यानता गुणांक यहां पर गिवन है।
क्या कह रहे भाई, नली का व्यास 2 सेंटीमीटर है, मतलब यानी 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर है भैया। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए भैया, तो ये 10,000। ठीक है, अच्छा कुछ मिस्टेक कर गए क्या अपन, हाँ एक मिस्टेक कर गया, क्या, ये 1,000 भाई, है ना, 10,000 तो बहुत हो जाता है, 1,000 होता है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की संख्या जो है वो 1,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये इस कंडीशन में ये धारा रेखीय प्रवाह होता है। एंड अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा हो जाती है तो ये हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, मतलब विक्षुब्ध प्रवाह, है ना, टर्बुलेंट फ्लो होने शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड जब रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लेस देन 2000 हो एंड ग्रेटर देन 1000 हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं कह सकते, वो विक्षुब्ध भी हो सकता है, वो धारा रेखीय प्रभाव भी हो सकता है, कोई सा भी प्रवाह हो सकता है। तो देखिए यहां पे हमारे पास में कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अधिकतम चाल बताइए, तो मिनिमम तो देखिए कितना भी हो सकता था, अधिकतम करना है तो वो 1,000 के बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको 1,000 लिख लिया। चलिए, तो रेनॉल्ड्स नंबर 1000 लिख लिया, है ना, ये क्या होता है, तो ये होता है अधिकतम धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, ये मिल गया मुझे श्यानता गुणांक की बात, और मतलब ईटा की वैल्यू मुझे 0.001 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ओके, औसत चाल मतलब वी चाहिए। ठीक है, और दिया क्या गया है भैया, पानी है, तो पानी के लिए हमको रो का मान नहीं गिवन है, तो रो के मान को हम सिंपली लिख लेते हैं, कितना होता है भैया 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, या फिर अगर लिखेंगे तो ये क्या लिखते हैं 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। अब फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, तो हम लोगों ने अभी रेनॉल्ड्स नंबर के लिए जो फॉर्मूला देखा है ना, क्या था भाई, रो dv अपॉन में ईटा, क्या, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू रो dv अपॉन में ईटा। मुझे यहां से कौन चाहिए, तो मुझे यहां से तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ v, वेलोसिटी पता करनी है, तो v को यहीं रखिए, मैं कहता हूं रो dv इक्वल्स टू आर ई टाइम्स ऑफ ईटा, v इक्वल्स टू आर ई ईटा अपॉन में रो d। नाउ r की वैल्यू 1000 देखिए यहां पर गिवन है, ईटा की बात कीजिए तो 0.001, ठीक है 0.001। ना रो की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितना है 1000, और डी की अगर बात करी जाए, व्यास की बात करें तो 2 × 10⁻²। अब ये क्या काम करना, इस डेसिमल को उड़ाओ, 1000 नीचे लगाओ, है ना, ये 1000 से 1000 तो खत्म, ये क्या बचा 1/2 गुणे 10 की पावर -2 और 10 की पावर +3, तो 10 की पावर 10 ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ। ये कितना हो गया 1/20, कितना बच गया 1/20। तो ये मिला मुझे वेलोसिटी की वैल्यू 0.05 मीटर प्रति सेकंड, ये मिलेगा ना, 1/20 मतलब कितना 0.05 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गई होगी आई थिंक यहां पर बात। तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर के क्वेश्चन समझ में आए भाई, कि अगर आपको है ना वेलोसिटी पता करने को दिया जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से वो चल सकता है, तो ये है 0.05 मीटर पर सेकंड से अगर आपने इस नली में से पानी को चलाया तो वो पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहेगी, है ना, धारा रेखीय प्रवाह की। और धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में क्या डिफरेंस था भाई, तो धारा रेखीय प्रवाह में हम लोग ये कह रहे थे कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से किसी बिंदु से गुजरने वाले जो अगले पार्टिकल्स होते हैं, द्रव के कण जो अगले होते हैं, पिछला वाला उसी का अनुसरण करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन, सारे गुणधर्म बराबर होते हैं, कभी भी एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करती। धारा रेखीय प्रवाह में अगर मान लीजिए नली है तो ये वाली लेयर जो चल रही है, ये ऊपर एक लेयर चल रही है, ये चल रही है, ये सब मतलब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये धारा रेखीय प्रवाह।
लेकिन अगर हमने इसमें टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, यानी इसमें चाल बढ़ा दी, वेग बढ़ा दिया अगर पानी का, तो पानी कहीं भी चलेगा, इधर ऐसा 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 कुछ भी चलेगा। ये जैसे मैं आपको क्या, जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास में जो नल होता है ना, नल, नया नल खरीद करके ले आओ, बढ़िया, यहां से नल को जब ऑन करते हैं तो पानी बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे नीचे आता है, बिल्कुल ऐसे सीधे 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 सीधे। लेकिन नल थोड़ा और ज्यादा खोल दो आप, तो फिर पानी वो ऐसा 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 एक दूसरे के अंदर ऐसे घुलते मिलते से ऐसे निकल करके आते हैं ना, तो एक टर्बुलेंट फ्लो हो गया। मतलब एक वेलोसिटी जहां तक ये स्ट्रीमलाइन चल रहे थे, सीधे सीधे चल रहे थे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे, सभी का अगले वाले पार्टिकल का गुणधर्म पिछले वाले का गुणधर्म अगले के बराबर चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपने नल ज्यादा खोल दिया, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। मतलब अब कोई गुणधर्म फॉलो नहीं होंगे, कोई भी एक दूसरे के रास्ते में आ रहा होगा, रैंडमली कुछ भी हो रहा होगा। तो उसी के लिए हम यहां पर कैलकुलेशंस बना रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि 1.225 सेंटीमीटर व्यास की किसी जल टोटी से प्रवाहित होने वाले जल की दर। देखिए सेम तरीके से क्वेश्चन आ गया। भैया हमारे पास एक नल है, उससे हम क्या कर रहे हैं, पानी फ्लोट कर रहे हैं, मतलब पानी बहा रहे हैं। 0.48 लीटर प्रति मिनट है, मतलब 1 मिनट में 0.48 लीटर पानी निकल रहा है। जल का श्यानता गुणांक गिवन है 10⁻³ पास्कल सेकेंड। कुछ समय पश्चात प्रवाह की दर बढ़ाकर 3 लीटर प्रति मिनट हो गया। 0.48 से सीधे 3 लीटर। तो दोनों प्रवाहों के अभिलक्षण बताइए भैया, कौन कैसा प्रवाह होगा, कौन स्ट्रीमलाइन होगा और कौन होगा जो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो रेनॉल्ड्स नंबर चेक करते हैं, हमें वहां से पता चल जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, मुझे यहां पर जो क्वेश्चंस गिवन है उसके अंदर मैं जो डेटा है उसकी बात करता हूं कि हमारे पास में व्यास जो है वो गिवन है 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है। जल की दर जो पहले प्रवाहित हो रही है ना, जल की दर जो हमें पहले प्रवाहित हो रही है, हम सबसे पहले उसकी बात करें तो पहले प्रवाहित होने वाले जल की दर जो है, जल दर ऐसा लिख लेते हैं, 0.48 लीटर प्रति मिनट है। अब श्यानता गुणांक जो है 10⁻³ कुछ समय के पश्चात प्रवाह बढ़ करके, है ना। तो पहले तो जल दर इसकी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे की बात करें, पहले की बात करते हैं। पहले हम पहले वाले की बात कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों चीजें मुझे मिल गई। मतलब ये जल दर का मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी गिवन है, डी गिवन है, ईटा गिवन है। मुझसे यहां से रेनॉल्ड्स नंबर की बात करना चाह रहे हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं? रेनॉल्ड्स नंबर की। और ये होता क्या है भाई, तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है रो डी वी अपॉन में ईटा। अब क्या मिसिंग है भाई, क्या मिसिंग आपको दिख रहा है? ईटा मिल गया, रो लिख लेता हूं ना। रो कितना होता है, तो 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। ये पानी के लिए तो फिक्स है। तो मुझे तो सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। बस मेरे पास वेलोसिटी नहीं है अभी। ये जो है ना, ये जल दर जो गिवन है ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है यार, वेलोसिटी की मिसिंग है। बाकी सब तो आ गया। अब वेलोसिटी अगर निकालना है तो यहां पर तो लीटर प्रति मिनट में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसमें वेलोसिटी निकालते हैं, फिर इस फॉर्म में लेकर के रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूं देखिए, वेलोसिटी जो यहां पर निकलेगा, है ना, उसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रवाहित जल की मात्रा एकांक समय में, यूनिट टाइम में कितनी जल प्रवाहित होगी, मतलब उसकी अगर मैं क्वांटिटी निकालना चाहूं तो कितना होगा भाई, तो मैं कहूंगा एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे कॉन्टिन्यूटी थ्योरम से भी था A1V1। तो भैया एरिया इंटू वेलोसिटी। मैं अगर यहां पर एरिया की बात करूं तो एरिया कितना मिलेगा भैया, तो πr² होता है भाई। एक सर्कुलर टोटी जो होगी नल की वो कैसी होगी, ऐसी तो होगी। ये नल है, तो इस टोटी के लिए एरिया निकालेंगे तो कैसा लिखेंगे, πr²। तो πr², अब r तो नहीं दिया, d दिया है, तो मैं कह देता हूं d अपॉन में 2 का स्क्वायर इनटू क्या भैया, तो इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू q। अब ये जो दिया है ये क्या दिया है, ये हमें q दी हुई है। अब अल्टीमेटली यहां से v निकालना है तो क्या मिल जाएगा, देखिए ना, q इक्वल्स टू पाई d² अपॉन में 4v। अब अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पाई d² v इज इक्वल्स टू q4।
मतलब v इक्वल्स टू 4q अपॉन में पाई डी स्क्वायर, 4q इंटू पाई डी स्क्वायर। अब क्या करना, तो अब मैं v की वैल्यू निकालता हूं, कैसे? तो ये कितना दिया भैया, q हमारे पास में गिवन है 4 इंटू 0.48, ठीक है 0.4। अच्छा ये 0.48 कैसे लिख सकता हूं मैं, मुझे कुछ ना कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है, इधर कर लेता हूं। देखिए ना, इस Q की वैल्यू पे थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूं मैं। क्या मेहनत करनी भाई, वो लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 0.48 इंटू, ठीक है 10 टू द पावर में कितना रख दो भैया 3, ये हो जाएगा हमारा लीटर से अब वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, है ना। और प्रति मिनट था तो इसको सेकंड में चेंज कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है 60 से। तो फाइनली जो Q की वैल्यू मुझे देखने को मिल जाएगी वो 8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब यहां पर रख देते हैं, क्या मिल जाएगा भाई, तो 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन पाई की वैल्यू तो 3.14 इंटू डी की बात करिए तो 1.25 सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो भैया 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब इसका स्क्वायर था तो मैं इसका स्क्वायर लगा देता हूं। अब ये कितना बन जाएगा भाई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग 6.52 इंटू कितना बन गया ये 6 ये देखिए v इक्वल्स टू 6.52 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी हमारी फाइनल वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये आ गई हमारी वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो इसको उठा करके रख लिया जाए। अब मेरे पास रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए सारी वैल्यूज आ चुके हैं, तो ये रखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू, और रो की बात उन्होंने नहीं दी थी, हमने डायरेक्ट लिख ली थी भैया 10 टू द पावर 3 क्योंकि पानी के लिए यूज कर रहे हैं। डी की बात अगर करना है तो भैया यहां पर 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू वेलोसिटी की आपको बात करनी है, ये निकल गया 6.52 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन ईटा है 10 टू द पावर -3। क्या काम करना भैया, तो 10 टू द पावर वालों को सॉल्व करते हैं और इन लोगों को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करना होता है तो ये आपको पता है, या तो डायरेक्टली कर लीजिए और नहीं आता तो भैया ये इसके बदले में 100, इसको उड़ा करके इसके बदले में भी भैया लिख लो 100। क्या मचा, तो भैया ये बचा 125 इंटू 652 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -4 -3 तो -1 बटा में यहां पे 10 की पावर -3 और 10 की पावर 4, तो ये कितना बचेगा, नीचे भी बच जाएगा 10 की पावर में प्लस का 1। ठीक है, अब प्लस का 1 जाकर के ऊपर माइनस का बना देगा। अब 125 से इनको मल्टीप्लाई करके बना लेते भाई, है ना, यही काम करना पड़ेगा, और कुछ तो दिख नहीं रही है ऑप्शन। ठीक है, तो ये 10 ये ऊपर जाकर के 10 टू द पावर -2 कर देगा, 125 और 652 का कर लेते हैं अब गुणा। ठीक है, तो 5 पचे 25 2 और 5 दूनी 10 2 12 1 6 पंजे 30 और 1 31, 625 दूनी 1250 और ये 625, लो भैया 5 2 10 1 11 के 1 और 4 और 3 7 और 1 8 और 6 1 7। अब क्या करना भैया, तो ये हो गया 78125 इंटू ये 10 टू द पावर को नीचे ले आओ भैया, नीचे लाए तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, क्योंकि 10 नीचे आएगा, 1 10 पहले से था। अब डेसिमल को तो 1 2 रख दीजिए, 781.25 कितना बचा, 781.25। ठीक है, ये आ गया भैया हमारा रेनॉल्ड्स नंबर। अब क्या दिख रहा है यहां पे, तो मैं कह सकता हूं RE इज लेस देन 1000,
RE इज लेस देन जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या भैया 1000 से कम आया है, अतः क्या कह सकता हूं मैं, अतः धारा रेखीय प्रवाह होगा। कैसा प्रवाह होगा भाई, धारा रेखीय प्रवाह होगा। 1000 से ज्यादा आता तो हम कुछ नहीं कह सकते, और 2000 से ज्यादा आने शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि भैया वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया, वो विक्षुब्ध प्रवाह हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये धारा रेखीय प्रवाह होगा। अच्छा चलिए, यहां तक की बात अगर समझ में आई है तो अगला सवाल जो है वो कह रहे हैं कि प्रवाह की दर को 3 लीटर प्रति मिनट अगर हमने कर दिया तब, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो यहां पर Q की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.48 से, अब आपको उसी को निकालना है किससे, 3 से। बाकी उठा करके इसी फॉर्म में ले जा करके रख देना। अगर आपका इधर राइट हैंड साइड का काम हो जाए तो भैया आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि राइट साइड वाला मैं मिटाने वाला हूं, तभी तो हम इधर सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब दूसरे वाले पोर्शन की बात करते हैं। चलिए भैया, अब क्या करूं, तो अब मैं कहता हूं कि अब इस नल की टोटी को ज्यादा तेजी से खोल रहे हैं। तो जब ज्यादा तेजी से खोल रहे हैं तो अभी हमारे पास में Q की जो वैल्यू है ना, Q की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो 3 लीटर प्रति मिनट। अब इसको अगर आपने चेंज करना है तो 3 लीटर को अगर चेंज करेंगे तो ये 10 टू द पावर 3 अपॉन में 60। अब इसको कैंसिल कीजिए तो 20×3 = 60, 1/20 गुणे 10 की पावर में 3, 1/20 मतलब क्या, 0.05। भाई ऊपर कुछ नहीं है तो एक दशमलव लगाएंगे 10 बनेगा, 0 लगाएंगे 100 होगा, 5 बार में कट जाएगा, इंटू 10 की पावर में 3। इसको उड़ाई देते हैं ना, तो Q इक्वल्स टू ये कितना है, 3 जीरोस उधर लेकर के जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, है ना, ये क्या आ जाएगा 50। क्या भाई, तो क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, 10 टू द पावर -3, उसको वॉल्यूम में चेंज करने के लिए करें। अब Q मुझे मिल गया तो मुझे पता था कि भैया Q जैसे ही मिलता है मुझे क्या निकालना है, मुझे V निकालना है। अब ये V पिछले क्वेश्चन से अब रेफर कर लेता हूं, अतः अब V निकालने के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं है, हम काम कर चुके थे। तो 4Q अपॉन में पाई d स्क्वायर, क्या 4Q अपॉन में पाई d स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, 4Q अपॉन में पाई d स्क्वायर को रख लेते हैं, 4Q अपॉन में पाई d स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास में वैल्यूज है किसकी भैया, तो 4 तो 4 ही होना है, Q चलिए ये 4 ही होना है। Q की बात करो भैया तो Q तो 50 आया ना, लो रख दिया भैया 50 बटा में पाई 3.14 इंटू डी स्क्वायर की बात कर लो 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 50 अपॉन में 3.14 इंटू 1.25 इंटू ये 125 से 125 मतलब कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 125 गुणे 125 कर लेते हैं, ठीक है, ये रखे थे ही है ना, 125 गुणे 125, 125 बचे तो ये 5 5 25 5 है ना, 2 और 5 दूनी 10 2 12 1 5 एकम 5 और 1 6, 125 5 625 है ना, 125 दूनी तो 250, 0 5 250, 125 तो ये 5 2 1 5 2 5 5 10 6 16 5 5 10 और 6 16 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 156 25, तो 156 25 2 2 4 अंक तो 1.56। अब ये उड़ा देता हूं 1.56 है ना इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये यहां पे हमारे पास में मिल जाएगी हमारी पूरी वैल्यू, मतलब हमारी जो V की वैल्यू आ चुकी है वो है 40.76 इंटू 10 टू द पावर -2, 40.76 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड। ये मिल जाएगा हमारे वेलोसिटी की वैल्यू। अब जब वेलोसिटी मिल गई तो अगेन मैं कहां चलूंगा, हमारे रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर, और रेनॉल्ड्स नंबर को चेक करेंगे। तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल्स टू
क्या क्या वैल्यूज है, रो, तो रो की वैल्यू जो पीछे चल रही थी वही आनी है, मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू, है ना, कितनी भैया 10 टू द पावर 3 जो चल रही थी वही चलेगी, ठीक है, तो रख लेता हूं मैं 10 टू द पावर 3 इंटू, अभी क्या करना भैया, तो ये हमारे पास में डी की बात करनी है, ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2, वी की बात करनी है 40.76 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन में ईटा की बात करनी है, और ईटा कितनी है, तो 10 टू द पावर -3, ये कितना हो गया 10 टू द पावर -3, तो रेनॉल्ड्स नंबर फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5095, कितना है 5095, ठीक 5095। तो अभी आपको क्या दिखता है, तो यहां पर आपको दिख रहा है आरई जो है वो 2000 से ज्यादा है, अतः कैसा फ्लो होगा, तो ये टर्बुलेंट, ये जो होगा ये विक्षुब्ध प्रवाह होगा। क्यों होगा विक्षुब्ध प्रवाह, क्योंकि यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है भैया, 5095 आया है तो ये 2000 से ज्यादा हो गया ना, क्लियर होगी भाई कि भाई ये कैसा प्रवाह हो जाएगा, ये विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इज इट। तो अब यहां पर हमारी बात हमारी क्लियर हो जाती है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, रेनॉल्ड्स नंबर पर क्वेश्चंस की बात कर ली, रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करके भी बात कर लिया कि वो किस तरीके का फ्लो सपोर्ट करेगा, एंड हमने वेलोसिटी भी निकाली, इसके साथ साथ हमने इसके प्रीवियस वन में जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चंस किए वो सीमांत वेग के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन किए, जहां से जाकर के वो टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड कर लेता है। तो यहां पर जाकर के अब हम इस सेशन को कर लेते हैं समाप्त, क्योंकि हमने जो टारगेट लिए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, समझ लिए, सीख लिए। तो हमारे आगे आने वाले सेशन में और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आने वाला हूं, तो घबराना परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपली बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि हम कमिटेड हैं आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये सारा ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरे कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी के बेसिस पर डिजाइन किए गए, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप ये पूरा कोर्स कंटेंट फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जहां से आप ई नोट्स या ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी कंटेंट मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए बनाई जाती है, एंड एक्सक्लूसिवली अब तो हिंदी मीडियम के लिए भी बनाई जा रही है। तो फटाफट जाइए, चेकआउट कर लीजिए, एंड जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।